हेलो दोस्तों, अभी क्लासेस में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में बात करेंगे हम लोग जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आज ये बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है कि जो स्टूडेंट जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं, प्रिपरेशन कर रहे हैं, उनके लिए बहुत इम्पोर्टेंट होने वाला है। तो क्या होता है, किसी भी एग्ज़ाम पेपर के लिए क्या होता है, उसका पहले सिलेबस होता है ना। मेन उसका सिलेबस होता है, जो आप लोगों को सिलेबस कवर करवा चुके हैं। ओके, सिलेबस हम करवा चुके हैं, पिछले क्लास में आप देख सकते हैं, है ना। सारे जो सिलेबस है प्री एवं मेंस का स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन सारे हम कवर करवा चुके हैं। आज की इस क्लास में देखेंगे हम लोग, स्टार्ट कर रहे हैं आज से हम लोग जेपीएससी का जो प्री के एग्ज़ाम, जितने सारे एग्ज़ाम हुए हैं उसका देखेंगे। प्री का क्वेश्चन दिखेंगे, PYQ जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन MCQ है, उसका डिटेल में आंसरिंग करेंगे और डिटेल में सारा उसका विश्लेषण देखेंगे। ओके, तो इससे पहले कि अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट में विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि वीडियो को, हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज हम लोग बात करेंगे जेपीएससी का सिलेबस हम लोग देख लिए थे। आज हम लोग जो स्टार्ट करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो आप यहाँ देख पाएंगे कि प्रारंभिक परीक्षा 2013 का कवर करेंगे हम लोग। ओके, 2013 का हम लोग कवर करेंगे प्रारंभिक परीक्षा, है ना। ये हमारा जो वीडियो का लेक्चर होगा ये पार्ट 1 होगा। ओके, वीडियो का लेक्चर पार्ट 1 होगा। और हमारा जो है जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, जेपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होगा, हिंदी में होगा विथ एक्सप्लेनेशन के साथ में। ओके, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। ओके, अगर आप नहीं देखे हैं, है ना, तो आई बटन में आपको यहाँ ऊपर लिंक मिलेगा, वहाँ पे आप जेपीएससी का सिलेबस में पिन कर देता हूँ, वहाँ से आप देख सकते हैं। ओके, साथ साथ में अगर ज्योग्राफी पढ़ना चाहते हैं तो आपको ज्योग्राफी का भी लिंक यहाँ पे डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख सकते हैं। ओके, और साथ में वर्ल्ड मैपिंग का भी सीरीज चल रहा है, तो आप वहाँ पे विजिट कर सकते हैं, देख सकते हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं देर न करते हुए। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है जेपीएससी का देखते हैं। जेपीएससी की बात कर रहे हैं, 2013 की बात कर रहे हैं। ओके, जेपीएससी का 2013 की बात कर रहे हैं, पेपर 1। ओके, पेपर 1 बात कर रहे हैं। ओके, तो देर न करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है, पहला क्वेश्चन है कि किस ऋषि के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने भारत का आर्यकरण किया, उन्हें आर्य बनाया। ओके, आप यहाँ ऑप्शन देख पा रहे होंगे। ए ऑप्शन है विश्वामित्र, बी ऑप्शन है अगस्त्य और सी ऑप्शन है वशिष्ठ। ओके, तो इसमें देख पा रहे होंगे, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा, इसका जो करेक्ट आंसर होगा आपका आंसर बी होगा। ओके, आंसर बी होगा, अगस्त्य ऋषि, है ना। देखिए जो दोस्तों, अगस्त्य ऋषि के बारे में बताया जाता है कि जिस समय उत्तर भारत में आर्य लोग निवास कर रहे थे, उस समय दक्षिण द्रविड़ संस्कृति के प्रचार प्रसार का केंद्र बना हुआ था, है ना। ऐसा माना जाता है कि दक्षिण में आर्य संस्कृति अगस्त्य ऋषि द्वारा लाई गई थी। ओके, तो इसका जो आंसर जो होगा आपका अगस्त्य ऋषि होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। पहला जो क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। इसे बोल रहा है कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी, है ना। 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो किसकी राजधानी थी? पहला ऑप्शन वज्जी, दूसरा ऑप्शन वत्स, काशी, है ना। वज्जी, वत्स, काशी, है ना। तो इसमें जो ऑप्शन और चौथा जो है सुरसेन, है ना। इसमें नहीं हो पाया है ना, तो इसको आप नोट कर सकते हैं, सुरसेन। क्या है? सुरसेन। ओके, तो देखिए पहला ऑप्शन है वज्जी, वत्स, काशी, सुरसेन। ओके, सुरसेन। तो इसमें आप देख पा रहे होंगे कि 16 महाजनपदों के युग में मथुरा इनमें से किसकी राजधानी थी। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आंसर डी होगा, सुरसेन। क्या होगा? सुरसेन होगा। देखिए दोस्तों, क्या है कि जो वज्जी है, वज्जी संघ की राजधानी थी विदेह व मिथिला थी, है ना। पहले बात करते हैं हम लोग वज्जी का। तो वज्जी की जो राजधानी थी, है ना, वज्जी संघ की राजधानी थी विदेह। क्या था? विदेह एवं मिथिला। ओके, इसकी जो थी कौन सी? विदेह एवं मिथिला। नेक्स्ट बात करते हैं वत्स, है ना।
तो वत्स की राजधानी जो थी वो क्या थी? कौशाम्बी, कौशाम्बी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं काशी। तो काशी की जो राजधानी थी क्या थी इसकी? वाराणसी, वाराणसी। तो इसकी जो करेक्ट आंसर जो होगा क्या होगा? सुरसेन, है ना। क्या होगा इसका आंसर? सुरसेन। अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने पहला उपदेश अपना कहाँ दिया? तो कहाँ दिया? काशी, सारनाथ, कुशीनगर, बोध गया। ओके, तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? सारनाथ होगा। क्या होगा? सारनाथ। तो इसमें देखेंगे तो आप एलिमिनेशन मेथड के थ्रू आप इसको एलिमिनेट कर सकते हैं। ओके, तो जो बोध गया है ना, तो बोध गया में पहले क्या उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ओके, बोध गया में उनकी ज्ञान की प्राप्ति हुई। उसके बाद इन्होंने जो पहला उपदेश दिया था, है ना, उन्होंने जो 5 ब्राह्मण सन्यासियों को अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ओके, कहाँ दिया था? सारनाथ में। और जो कुशीनगर जो ऑप्शन में है, इन्होंने यहाँ पे क्या किया था? अपना शरीर का त्याग किया था। शरीर का त्याग क्या जो उसे महापरिनिर्वाण कहा गया है ना। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण, महापरिनिर्वाण, परिनिर्वाण। ओके, तो इसको क्या कहा गया? महापरिनिर्वाण कहा गया। तो उपदेश कहाँ दिया उन्होंने? सारनाथ में। ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई? बोध गया में। और कुशीनगर में इन्होंने महान परिनिर्वाण किया। ओके, अब क्वेश्चन नेक्स्ट बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है कि मौर्य काल में टैक्स को छुपाने के लिए इनमें से क्या दंड दिया जाता था? अगर कोई आदमी का टैक्स छुपाता है मौर्य काल में, है ना, जैसे भी होता है इनकम टैक्स, सारा जो टैक्स होता है, उस तरह से मौर्य काल में जो टैक्स लोग छुपाते थे उनको क्या दिया जाता था? दंड क्या जाता था? तो पहला ऑप्शन है मृत्युदंड, सामानों की कुर्की जब्ती, कारावास, उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका होगा बी का। इसका करेक्ट जो आंसर होगा क्या होगा? ए होगा। इसका आंसर क्या होगा? तो क्या होता है कि उस टाइम अगर कोई भी मौर्य काल में अगर टैक्स छुपाने की कोशिश करता, टैक्स छुपाता, तो उसका दंड दिया जाता था मृत्युदंड, मृत्युदंड। देखिए क्या होता था मौर्य काल में राज्य की प्रमुख आय का स्रोत जो हुआ करता था विभिन्न रूपों से लिया जाता था, विभिन्न रूप से लिया जाता था इसको, है ना। तो दोस्तों तो होता क्या था कि इसको छुपाने वाले को मृत्यु का दंड दिया जाता था, मृत्युदंड, है ना। और क्या होता था, इसको छुपाने वाला जो व्यक्ति था, जो छुपाने वाला होता था, तो इसको छुपाना क्या माना जाता था? राजद्रोह, है ना। इसको माना जाता था राजद्रोह माना जाता था, है ना। तो इसका आप याद रखेंगे क्या होता है? मृत्युदंड। ओके, अब नेक्स्ट बात करें क्वेश्चन नंबर 5, आगे बढ़ते हैं, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 में है क्या बोल रहा है कि विक्रमशिला विश्वविद्यालय इनमें से आज किस राज्य में अवस्थित है ना। क्वेश्चन मार्क। विक्रमशिला विश्वविद्यालय है, इनमें से आज किस राज्य में स्थित है ना। तो बता दें आपको कि विक्रमशिला जो विश्वविद्यालय है ये कहाँ पे स्थित है? तो बिहार में स्थित है ना। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। कहाँ हो जाएगा? बिहार में, है ना। तो विक्रमशिला विश्वविद्यालय जो है कहाँ था? बिहार का कहाँ पे? भागलपुर जिले में स्थित है ना। कहाँ पे? भागलपुर। ओके, कहाँ पे? भागलपुर, भागलपुर, है ना। तो बिहार के भागलपुर जिले में स्थित है ना। और इसकी जो स्थापना जो भी थी, है ना, तो कब हुई थी? 775, यहाँ पे 775 से 800 ईस्वी, है ना, 800 ईस्वी में। और इसी जो करवाया था, स्थापना जो की थी किसने? पाल शासक जो था, पाल शासक जो सो था नरेश धर्मपाल, है ना। पाल शासक नरेश धर्मपाल ने करवाई थी इसकी। ओके, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है कि अजंता की कला को इनमें से किसकी प्रश्रय दिया जाता है ना, सहायता, है ना। तो पहला ऑप्शन है चालुक्य, पल्लव, वाकाटक, गंग। तो इसका जो करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? वाकाटक, वाकाटक, आंसर सी होगा। ओके, तो इसमें देखते हैं कि वाकाटक, है ना, तो क्या होता है कि अजंता की कला की जो वाकाटक ने क्या क्या प्रश्रय दिया। ओके, सहायता किसने दी? सबसे पहले तो वाकाटक ने दी, है ना। अजंता की गुफाएं बौद्ध धर्म की महायान शाखा से संबंधित है,
बहुत बार क्वेश्चन पूछता है कि जो अजंता की गुफा है ना, बौद्ध धर्म की किस शाखा से संबंधित है? तो ध्यान रखिएगा, बौद्ध धर्म का महायान शाखा। ओके, महायान शाखा अक्सर एग्जाम में पूछता है। ओके, तो किससे है? महायान शाखा से। अजंता में निर्मित कितने गुफाएं हैं? 29 गुफाएं, है ना, 29 गुफाएं इसमें निर्मित हैं। तो उसमें से दोस्तों क्या होता है कि 29 गुफाओं में से वर्तमान में केवल कितने बचे हैं? केवल 6 शेष गुफा बचे हैं अभी वर्तमान में, है ना। तो बहुत सारे एग्जाम में पूछता है कि कितने गुफाएं हैं, इसमें से कितने वर्तमान में बची हैं। टोटल अभी कितने बची हैं? 6 बची हैं। अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7। किस सुल्तान के बारे में कहा जाता है कि उसने भूमि कर को उत्पादन के 50% तक कर दिया? भूमि कर, ओके, भूमि कर जो था, है ना, भूमि कर जो था वो किसने कितना कर दिया? 50% कर दिया था, है ना। तो पहला ऑप्शन आपका है बलबन, पहला ऑप्शन है बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, और नेक्स्ट आपका है मोहम्मद बिन तुगलक, और नेक्स्ट आपका है फिरोज शाह तुगलक। जो नेक्स्ट डी है आपका फिरोज शाह तुगलक है। ओके, तो इसका जो 7 का जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? बी होगा। क्या होगा आपका? अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी सुल्तान जो था, है ना, इसलिए क्या कहता है, भूमि कर को क्या कहता है, उत्पादन के 50% तक कर दिया, है ना। तो इसमें क्या था कि इसने जो अलाउद्दीन खिलजी जो था, कर जो लगान था, पैदावार का आधा कर दिया, मतलब 50% कर दिया इसने, आधा कर दिया। पैदावार जितना होगा उसका आपको आधा देना पड़ेगा, आधा भाग देना पड़ेगा, है ना। इसके अतिरिक्त अलाउद्दीन पहला सुल्तान था, अलाउद्दीन खिलजी एक पहला सुल्तान था दोस्तों, है ना, कि जिसने भूमि की जो नाप, है ना, जो भूमि का जो नाप होता है कराकर लगान वसूलना आरंभ कर दिया, है ना। उसने क्या किया कि भूमि जो है, जितना आपका भूमि होगा, है ना, तो उसके अनुसार इसको नाप कर उसके अनुसार आपको लगान देना होगा, है ना। ऐसा करने वाला शासक जो पहला था अलाउद्दीन खिलजी ही था। ओके, और वैसे नाप कर उसका कर जो टैक्स था, है ना, तो उसको वसूल करता था, है ना। उसको क्या कहते थे? खराज कहते थे। लगान को जो कहते थे टैक्स को, है ना, क्या कहते थे? खराज। ध्यान दीजिएगा, है ना, क्या कहते थे इसको? खराज। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर पढ़ते हैं 8। इसमें क्वेश्चन है, सुल्तानी युग में बौद्धों को, है ना, सुल्तानी युग में बौद्धों को कौन सी शाखा सबसे प्रभावशाली थी? सुल्तानी युग में, है ना। तो इसकी जो कौन सी युग में कौन सी थी? तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो होगा ए, थेरवाद, है ना। क्या होगा? थेरवाद। तो सुल्तानी युग में बौद्धों की थेरवाद शाखा सबसे शक्तिशाली थी। ओके, अब बताए थे कि बौद्ध धर्म में पिछले जो बताए क्वेश्चन नंबर, जो पिछले क्वेश्चन जो था, अजंता की गुफाएं में किसकी, मतलब बौद्ध धर्म का कौन सा शाखा मिलता है? वहाँ मिलता है महायान, है ना। बौद्ध धर्म का दो शाखा थे, हीनयान, महायान। ओके, तो पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में बता चुके हैं, पिछले क्वेश्चन हो चुका है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसे आंध्र भोज भी कहा जाता है? आंध्र भोज, पहला ऑप्शन कृष्णदेवराय, राजेंद्र चोल, हरिहर एंड बुक्का, है ना। तो 9 नंबर का जो करेक्ट आंसर आपका क्या होगा? आंसर होगा ए, कृष्णदेवराय। क्या होगा? कृष्णदेवराय। कृष्णदेवराय जो हैं, है ना, इनका जो शासनकाल है 1509 से लेकर 1529 तक चली, है ना। 1509 से इनकी जो शासन चली थी 1529 तक चली थी। ओके, अब इसने आंध्र भोज, अभिनव भोज, आंध्र पितामह आदि की उपाधियाँ ली। ठीक है, कौन कौन सी? आंध्र भोज, ओके, आंध्र भोज ली, अभिनव भोज, ओके, इसने फिर क्या नेक्स्ट ली, है ना, आंध्र पितामह, है ना। तो इसने 2-3 उपाधियाँ ली। ओके, इसका जो शासनकाल है ना, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग कहा जाता है। तेलुगु साहित्य में, है ना,
इनका जो शासनकाल को क्लासिकल युग कहा जाता है, किसमें? तेलुगु साहित्य में, है ना, तेलुगु साहित्य का क्लासिकल युग। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 है, हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं? पहला ऑप्शन है पुरनमल, मालदेव, राणा सांगा, हेमू। क्वेश्चन बोल रहा है कि हेमचंद्र विक्रमादित्य भारतीय इतिहास में किस नाम से जाने जाते हैं, है ना। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो आंसर होगा आपका डी, हेमू। क्या होगा? हेमू। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, है ना, जो हेमू है ना, हेमचंद्र विक्रमादित्य को हेमू के नाम से जाना जाता है ना। किस नाम से? हेमू। तो क्या होता है कि हेमू और अकबर के बीच में पानीपत की दूसरी लड़ाई होती है ना। पानीपत की जो पानीपत होती है ना, पानीपत की दूसरी लड़ाई, कौन सी? सेकेंड वाली, है ना। पानीपत की जो दूसरी लड़ाई है ना, अकबर और हेमू के बीच होती है ना। कब होती है? 1526 में, 1526 में होती है, अकबर और हेमू के बीच में। फिर उसके बाद 1527 में खानवा का युद्ध होता है, राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग बढ़ते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 11। इससे पूछ रहा है कि इनमें से किस कर व्यवस्था को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता है? पहला ऑप्शन है जब्ती, दहसाला, नसक, कानकुट। तो इसका करेक्ट जो आंसर होगा आपका ए होगा, जब्ती। क्या हो जाएगा इसका आंसर? जब्ती। तो देखिए दोस्तों, इसमें क्या होता है कि कृषि भूमि की माप के आधार पर लगान का निर्धारण करने की व्यवस्था को जब्ती प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, जब्ती प्रणाली क्या होता है कि जब्ती प्रणाली यही होता है कि कृषि भूमि का माप, है ना, जो कृषि भूमि है, कृषि भूमि मान लीजिए आपका इतना भूमि है ना, तो उस भूमि का नाप होगा, उसके माप के आधार पर आपके लगान का निर्धारण होगा, है ना। तो इस आधार पर व्यवस्था को जब्ती प्रणाली कहा जाता है ना, कि आपका जितना भूमि है उसके अनुसार आपको लगान देना होगा, है ना, टैक्स देना होगा। तो उस व्यवस्था को कहते हैं जब्ती प्रणाली व्यवस्था कहा जाता है। इसकी जो शुरुआत थी, है ना, जब्ती व्यवस्था की शुरुआत जो थी शेरशाह के दीवान मुर्शिद कुली खां ने की थी, मुर्शिद कुली खां ने, है ना। अब बात करते हैं इसकी नसक, यहाँ देख रहे होंगे नसक। तो नसक जो है, इस प्रथा में लगान वसूली के लिए भूमि की माप के आधार नहीं बनाया जाता है। भूमि का नाप जो होता है वो नहीं होता है ना। आपको भूमि के नाप के आधार पर नहीं पे करना है ना। एक देखिए दहसाला, जो दहसाला है ना, इस व्यवस्था में क्या होता है कि निर्मित करने का श्रेय, है ना, जो इस जो दहसाला व्यवस्था है, इसको जो निर्मित करने का जो श्रेय जाता है टोडरमल एवं ख्वाह शाह मंजूर को जाता है ना। यह लगान निर्धारण की औसत पद्धति थी। ओके, अब क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। अबुल फजल, ध्यान दीजिएगा, अबुल फजल की मृत्यु इनमें से किस कारण हुई थी, है ना। पहला ऑप्शन है शहजादा सलीम, अब्दुल रहीम खाने खाना, शहजादा मुराद, शहजादा दनियाल। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा आपका हो जाएगा क्या? शहजादा सलीम। आंसर हो जाएगा इसका ए। तो देखिए क्या होता है, शहजादा सलीम कहने का मतलब है ना, क्या है कि जो आपका अबुल फजल है ना, तो अबुल फजल की मृत्यु शहजादा सलीम के कारण हुई, है ना। तो अकबर जो है ना, सॉरी अकबर नहीं, अबुल फजल का बड़ा भाई फैजी अकबर के दरबार में राजकवि के पद पर आसीन था। ओके, तो क्या होता है कि 1603 ईस्वी में दक्षिण से आगरा जाते समय वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने सलीम, है ना, जहांगीर का नाम, बचपन का नाम था सलीम, तो जहांगीर के कहने पर अबुल फजल की हत्या कर दी गई, है ना। अबुल फजल है ना, इनकी मृत्यु किसके कारण हुई? तो जहांगीर के बचपन का नाम क्या था? सलीम। ओके, तो आप कन्फ्यूज़न नहीं करेंगे, कन्फ्यूज़ नहीं होंगे, है ना। तो कौन, किसने की थी? जहांगीर ने, है ना। तो जहांगीर ने करवाई थी, हत्या करवाई थी, है ना। तो 1603 ईस्वी में जब दक्षिण से आगरा जाते समय वीर सिंह बुंदेला नामक सरदार ने
जहांगीर के कहने पर उसने हत्या कर दी। ओके, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, किस मुगल बादशाह ने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया? ठीक है, इस पर निषेध लगाया। ओके, निषेध लगाया, मना किया इस पर, है ना। पहला ऑप्शन बाबर, जहांगीर, औरंगजेब, मोहम्मद शाह। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा 13 का, वो आपका कौन सा हो जाएगा? जहांगीर, है ना, जहांगीर। ओके, तो जहांगीर जो शासक था उसने तंबाकू का प्रयोग में प्रतिबंध लगाया था। ओके, अब क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस वेस्ट बंगाल से दासों के निर्यात, है ना, इसमें गलत हो गया है टाइपिंग में, है ना। इनमें से किस वर्ष, है ना, इनमें से किस वर्ष, ओके, इसको कर लेंगे किस वर्ष बंगाल से दासों, है ना, दासों, ओके, दासों के निर्यात को रोक दिया गया, है ना। तो दासों को जो रोकने का, निर्यात करने का जो रोका गया, है ना, वो किया गया कब? तो इसका जो करेक्ट है 1789, इसका आंसर हो जाएगा बी, 1789, है ना। तो क्या होता है कि 1789 में कर्नवालिस के समय में, है ना, बंगाल से दासों के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया गया, है ना। तो क्या होता है 1764 में बक्सर का युद्ध हुआ था, 1764 में। तो 1858 में ब्रिटिश सामग्री की उद्घोषणा हुई। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 15। क्वेश्चन बोल रहा है कि रिंग फेंस नीति का संबंध इनमें से किससे है? रिंग फेंस की जो नीति है किससे है? पहला ऑप्शन हेनरी लॉरेंस, डलहौजी, वारेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड क्लाइव। तो इसका जो आपका करेक्ट आंसर होगा आपका हो जाएगा वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वारेन हेस्टिंग्स। तो रिंग फेंस की नीति का संबंध वारेन हेस्टिंग्स से था, है ना। लॉर्ड डलहौजी के समय में भारत में पहली रेलगाड़ी चली थी। डलहौजी के समय क्या था? पहली रेलगाड़ी चली थी, है ना। और रिंग फेंस की नीति का संबंध किससे है? वारेन हेस्टिंग्स से। ओके, अब क्वेश्चन में बढ़ते हैं 16। क्वेश्चन 16 है कि दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट किस वर्ष पारित हुआ? दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट जो पारित हुआ था कब हुआ था, है ना। तो दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट की बात कर रहा है तो ये जो पारित हुआ था 1891 में, है ना। तो इसका आंसर करेक्ट हो जाएगा बी। अब समझिए कि जो द एज ऑफ कंसेंटमेंट एक्ट जो कंसेंट एक्ट है ना, 1856 ईस्वी में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम पास हुआ। कब? 1856 में। जो ऑप्शन आपका फर्स्ट दिया हुआ 1856 में विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1881 में पहली बार कारखाना अधिनियम बना। 1881 में क्या हुआ? 1856 जो दिया है इसमें क्या है? 1856 में आपका क्या हुआ है ना, विधवा पुनर्विवाह अधिनियम। 1881 दिया है उसमें क्या ऑप्शन में है? तो उसका जो है पहली बार कारखाना अधिनियम। और 1905 में होता है बंगाल विभाजन। तो 1891 में आपका आंसर क्या हो जाएगा? दी एज ऑफ कंसेंट एक्ट पारित हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को 1845 से 1855 के दौरान स्वरूप देने वाले थे, है ना। तो किसने दिया था? पहला ऑप्शन है डलहौजी, लॉर्ड कर्जन, जॉर्ज ऑकलैंड, वारेन हेस्टिंग्स। तो इसका आपका करेक्ट आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। तो आंसर हो जाएगा आपका ए, लॉर्ड डलहौजी। तो लॉर्ड डलहौजी के समय 1856 में, कब? 1856 में, है ना। लॉर्ड डलहौजी के समय पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट बना था, है ना। और लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में सिविल संस्थाओं का निर्माता भी कहा जाता है, सिविल संस्था, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 18। क्वेश्चन बोल रहा है ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय थे। पहला ऑप्शन है आर.सी. दत्त, दादा भाई नौरोजी, राजा राम मोहन राय, मेघनाथ देसाई। ओके, तो इसका करेक्ट आपका आंसर होगा दादा भाई नौरोजी, दादा भाई नौरोजी। तो इसका आंसर हो जाएगा बी। ओके, तो इसका क्या होता है दोस्तों, देखिए यहाँ पे कि ब्रिटिश संसद के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले प्रथम भारतीय दादा भाई नौरोजी थे। 1906 ईस्वी में कोलकाता में, कब? 1906 ईस्वी में
ठीक है, कहाँ? कोलकाता में हुए कांग्रेस के अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए दादा भाई नौरोजी ने पहली बार स्वराज की मांग प्रस्तुत की, है ना, पहली बार। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बढ़ते हैं 19। क्वेश्चन नंबर 19 बोल रहा है कि महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाली प्रथम आदिवासी नेता कौन थे? ध्यान दीजिएगा, यहाँ बोल रहा प्रथम आदिवासी नेता। पहला ऑप्शन है अलूरी सीताराम राजू, जोड़ा नाग, झापकर बापा और रानी गई दिल्लियों, है ना। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा वो बी होगा, है ना, जोड़ा नाग, है ना, जोड़ा नांग, जोड़ा नांग, इसका आंसर बी होगा, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आपका 20 है। इस बोल रहा है कि इनमें से किसे फ्रंटियर गांधी कहा जाता है? पहला ऑप्शन है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, खान अब्दुल गफ़ार खान, जतीन दास, मौलाना मोहम्मद अली। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा बी होगा, खान अब्दुल गफ़ार खान। ओके, इन्हें क्या कहते हैं? फ्रंटियर गांधी कहा जाता है। ओके, अब किस क्वेश्चन में नेक्स्ट बढ़ते हैं 21। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ की, है ना। तो कांग्रेस ने सबसे पहले पूर्ण स्वराज की मांग कहाँ की, है ना। तो इसका करेक्ट जो आपका आंसर होगा कहाँ? लाहौर में। इसका आंसर हो जाएगा ए, है ना। तो क्या होता है दोस्तों कि कांग्रेस जो है वो पूर्ण स्वराज की घोषणा सबसे पहले कहाँ करती है? लाहौर में, है ना। और 1929 में, कब? 1929 के अपने अधिवेशन में की थी, जिसकी अध्यक्षता किसने की? जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। रॉलेट एक्ट लाने का क्या प्रयोजन था? मतलब रॉलेट एक्ट लाने का क्या मकसद था, क्या एम था? ओके, पहला ऑप्शन है भूमि सुधार, राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना, बैलेंस ऑफ ट्रेड को ठीक करना, द्वितीय विश्व युद्ध के बंदियों को लिए। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा इसका बी होगा, है ना। बी इसका आंसर क्या होगा? राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए। ओके, जो रॉलेट एक्ट जो था, हाँ, बेसिकली जो था, है ना, राष्ट्रीय प्रयोजन और क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकना था, है ना। तो रॉलेट एक्ट जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन में उत्तर में गांधी जी ने 1 अगस्त 1920 ईस्वी को असहयोग आंदोलन चलाया था, है ना। क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, है ना, कि रॉलेट एक्ट का जो प्रयोजन किया गया था, है ना, वो राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों पर रोक लगाना था। ओके, अब क्या होता है कि रॉलेट एक्ट जो है जालियांवाला बाग हत्याकांड और खिलाफत आंदोलन के उत्तर में गांधी जी ने, है ना, 1 अगस्त 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन शुरू किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं आगे 23। इसमें है कि मुजफ्फरपुर बम कांड जो 1908 में हुई थी, इसका संबंध किसके साथ था? पहला ऑप्शन है सावरकर, अजीत सिंह, प्रफुल्ल चाकी, बिपिन चंद्रपाल। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा प्रफुल्ल चाकी। इसका आंसर होगा क्या होगा? प्रफुल्ल चाकी। तो मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में जो भी थी, इसके संबंध जो थी किससे थी? प्रफुल्ल चाकी से थी। ओके, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, प्रफुल्ल चाकी और खुदीराम बोस, इन्होंने 30 अप्रैल 1908 को मुजफ्फरपुर के जज किंग्सफोर्ड की हत्या करने का प्रयास इन्होंने किया था। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में आगे बढ़ते हैं 24। इनमें से किसका संबंध सनातन आदिवासी महासभा से है? पहला ऑप्शन है थेम्बल उरांव, तिलका मांझी, सिल्लू संताल और दुक्का हो। तो इसका जो करेक्ट आपका आंसर होगा आपका थेम्बल उरांव, आंसर ए। अब क्वेश्चन में नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 25।
इनमें से कौन 1930 ईस्वी के किसान सभा आंदोलन से सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे? तो कौन जुड़े हुए थे? स्वामी विवेकानंद, स्वामी सहजानंद, बाबा रामानंद और सरदार पटेल। तो इनमें से जो जुड़े हुए थे, इसका आंसर जो आपका होगा स्वामी सहजानंद। स्वामी सहजानंद, इसका आंसर हो जाएगा बी। तो 1930 के दशक में किसान सभा के आंदोलन से स्वामी सहजानंद सरस्वती सक्रिय रूप से जुड़े हुए थे और ये अखिल भारतीय किसान सभा के अध्यक्ष भी थे। ओके, तो दोस्तों आज के बस इतने करते हैं। 25 क्वेश्चन हुआ। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे पार्ट 2 में, है ना। तो आज के लिए बस इतना ही करते हैं। ओके, अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तो अगर हमारे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि वीडियो को हर नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, है ना। तो अब हम लोग पार्ट 2 जो डिस्कस करेंगे, है ना, तो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे। आज के लिए बस इतने ही करते हैं, है ना। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।